ससुराल अपना अपना। ये कहानी है एक जॉइंट फैमिली के परिवार की, जहां विमला और सीता नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। सवेरे सवेरे विमला अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए अपनी रसोई में रोटियां बना रही थी। क्या बना रही है विमला? आजकल तो तूने अच्छी अच्छी डिशेस बनाना ही छोड़ दिया, वरना शादी के पहले तेरे हाथ के बने खाने का कोई मुकाबला नहीं था। अब क्या बना लूँ इस घर में दीदी, आप ही बताइए। फुलकों में लगाने के लिए घी लेकर आता है आपका भांजा, वो भी इसकी चाची अपने बच्चों की रोटियों में लगा देती है। अरे भाई, अब ये नौबत आ गई है कि बिना घी के फुलके बनाकर रखने पड़ते हैं। फिर जब बच्चे खाने पर बैठते हैं तब कमरे से घी की सीसी लाकर घी लगाती हूँ रोटियों पर। है ऐसा? कितनी बुरी स्थिति है। और नहीं तो क्या, कई बार तो बेचारा मेरा विक्रम काम के लिए निकलने की जल्दबाजी में सूखी बिना घी की रोटियां खाकर चला जाता है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही कंजूस देवरानी आ गई तेरी। और तू कहती थी पढ़ी लिखी है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता ना दीदी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है मेरी देवरानी आ रही है। और आती है रसोई में सीता। हाय राम, पूरी रसोई का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक ही कहती है पूनम कि मम्मी किचन में जाने के लिए मुझे मत कहो, और मैं बेचारी लड़की पर हल्ला करती हूँ। पर इसमें उसकी क्या गलती है? जब रसोई बाथरूम की तरह सड़ेगी तो कौन ही बच्चा आना चाहेगा रसोई में। अच्छा, तो मुझे सुनाया जा रहा है ये सब। अब रसोई में सब्जी के छिलके और आटा ही मिलेगा ना। तुम आई हो जो उस परिवार से जहाँ भूखे नंगे लोग रहते थे। रसोई में खाना रहेगा नहीं तो रसोई तो साफ दिखेगी। वो तो सभी को पता है कौन कैसे परिवार से आया था। अच्छे घर से आई थी मैं, इसीलिए मेरे साथ 2 गाड़ियां भर भर के सामान भेजा था मेरे घर वालों ने। दरवाजे के बाहर जो चारपाई है, आपकी कमरे का जो सोफ़ा है, वो भी तो मेरे मायके का ही है। मैं माँ जी के कमरे के लिए जो भी लाई थी, माँ जी के हाथ पैर जोड़कर आपने ले लिया। इतने बुरे दिन नहीं आ गए थे मेरे कि मैं माँ जी से तेरा सोफ़ा मांगूंगी। वो माँ जी ने मुझे खुद दिया था। खटारा सोफ़ा जा ले ले कमरे से। और तू पुरानी बातें खोल रही है ना, तो फिर ये भी सुन ले। तुझे शादी में जो गहने चढ़े थे, ये वही गहने थे ना जो माँ जी ने मेरी शादी पर मुझे चढ़ाए थे। तो वो गहने तो मेरे हुए। तेरे वक्त तो घर पर डकैती हो गई थी, कुछ था ही नहीं नई बहू को चढ़ाने के लिए। उस वक्त समाज में 4 लोगों के बीच इज्जत रखने के लिए मैंने ही अपने गहने माँ जी को दिए थे कि लीजिए माँ जी, चढ़ा दीजिए नई बहू को। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, जो मैंने उस दिन ये भूल कर दी। वो गहने तुझे ऐसे चढ़े कि फिर तेरे लॉकर से बाहर आए ही नहीं। रसोई से आ रही आवाज़ सुनकर सीता और विमला के बच्चे भी रसोई में पहुंच जाते हैं। क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो इन लोगों के पीछे मम्मी? इन लोगों से तो हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। चलो कमरे में। इसीलिए कहती हूँ ताई का काम हो जाए उसके बाद ही रसोई में जाया करो। उम्र देखकर बात किया करो पूनम। तुमसे बड़ा हूं मैं, क्या मैंने बीच में बोला? और किससे बात कर रही हो तुम ऐसे? यही तमीज सीखी है क्या आपने नानी के घर वालों से? क्योंकि हमारे खानदान में तो किसी को ये बदतमीजी सिखाई नहीं जाती। ये नहीं बोल सकती और तू बोल सकता है? वाह, आपकी कचहरी लग गई यहाँ तो अब। माँ और चाची के बीच की लड़ाई को आप हमारी बनाना चाहते हैं? तुम कह दीजिए ना भैया, आप जबरदस्ती उसकी बात क्यों पकड़ रहे हैं? इस घर में शुरू से बस हम लोगों को ही चुप कराया गया है। हाथ में सब्जियों की थैली लिए वसंत अपने घर आता है और हल्ले गुल्ले को सुनकर सीधा रसोई की ओर जाता है। पूरे मोहल्ले के कान यही हमारे घर की ओर है। और जोर जोर से कलेश करो तुम सब। तुम तीनों यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो? अपने अपने काम पर जाओ। और सीता जी, आपका रसोई में खाना बनाना हो गया हो तो निकलिए, अगर नहीं हुआ है तो मुंह बंद करके खाना बनाइए। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों के पास क्या यही बातें रह जाती है लड़ाई करने की, या टॉपिक पैदा करते हो? घर में सास ससुर जेठ हो तो समझ में आया कि हो रही है लड़ाई। यहाँ तो ऐसा कोई है भी नहीं, फिर भी रोज का ड्रामा। क्या सोचते होंगे लोग? घर में इस ड्रामे के बारे में सीता अपने मायके वालों को ना बताए ऐसा हो सकता है क्या भला? एक तू ही तो है संतोष, जिसे अपना दुखड़ा रोकर जी हल्का कर लेती हूँ। पर देखा जाए ना तो पापा जी की भी बहुत बड़ी गलती थी। जब घर देखने आए थे तो इकलौते लड़के के यहाँ शादी करनी चाहिए थी। 5-5 भाइयों के परिवार में मुझे धकेल दिया। अरे भाई, 3 अलग भी हो गए तब भी चौथा तो रह गया ना। कम धोखाधड़ी नहीं करी थी जेठ जी ने हम लोगों के साथ। चलो अब वो दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी सपूत, उनकी पत्नी तो जान खाने है ही ना। हमारा कुछ अच्छा हो जाए ना तो बर्दाश्त ही नहीं होता इन लोगों से। मुझे भी फ़ोन दो मम्मी, मुझे भी बात करनी है मौसी से। क्या मौसी, कोई फॉरेन में नहीं रहते हो आप? 4 घंटे की दूरी पर रहते हो फिर भी ये नहीं आते हो? यहाँ देखो ताई जी की बहन आए दिन उनके पास आ जाती है उनसे मिलने। यहाँ तेरे भाई बहन भी तुझे बड़ा याद कर रहे थे, खास करके तेरी भाभी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कल पलटन के साथ आ ही जाओ वहाँ पर। संतोष आने की बात करती है कि वहाँ विकास और पूनम अपनी मौसी के आने की तैयारी में लग जाते हैं। एक ढंग का डाइनिंग सेट नहीं है घर में, बताओ अब संतोष की बहू आएगी तो अच्छा लगेगा क्या? मैं जाता हूँ ना मम्मी, ले आता हूँ।
और 2 चाउमीन के पैकेट भी ले आऊँगा, भाभी को चाइनीज़ बड़ा पसंद है ना। तब तक मैं कमरों की साफ सफाई कर देती हूँ। हॉल भी तो कितना खराब लग रहा है। अब आदमी आएगा तो सबसे पहले नज़र तो हॉल पर पड़ेगी। पहले हॉल ही एडजस्ट कर देती हूँ। और पूनम के हाथ में झाड़ू देखकर विक्रम हैरान हो जाता है। जो लड़की मेकअप किट के अलावा किताब हाथ में नहीं पकड़ती, उसके हाथ में आज झाड़ू कैसे? मम्मी तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। लगता है भैया को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। बताओ, ये बात हमसे छुपा ली गई। विक्रम सीधा अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ को ये बात बता देता है। अरे लड़की वाले आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि पता नहीं करेंगे लड़की के खानदान के बारे में, हैं? उन्हें दिखेगा नहीं क्या इस घर में हम भी रहते हैं? फिर खुद जाएगी सीता की इज्जत। वो लोग नहीं सोचेंगे क्या कि जिसकी माँ की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, उसकी बेटी की क्या बन पाएगी? बता, हमसे छुपा लिया। तू ही सोच कि विकास का रिश्ता होगा तो क्या मुझे दुख होगा? पर नहीं, मुझसे छुपा रही है बातें। अगर मुझे बताया होता तो मैं बता देती कि अभी पंचक चल रहे हैं, ऐसे में देखा देखी होती नहीं है। और 2 दिन बाद अपनी बहन के ससुराल पहुंचती है संतोष। संतोष की बेटे और बहू को देखकर विकास और पूनम तो उनके गले ऐसे लग जाते हैं मानो कितने सालों से बिछड़े हुए भाई बहन हो। अच्छा, तो इसलिए हो रही थी साफ सफाई। देख रही हो मम्मी, दिन भर घर में हमारे साथ रहते हैं और भरत मिलाप हो रहा है मौसी के बेटे से। क्या ही तो दुनिया है बेटा। लोग जिनके साथ रहते हैं ना, उनसे ही दगा करते हैं। अब मौसी बैठी है दूर तो वो तो प्यारी ही लगेगी ना। ना ही ये मौसी के घर उनके जायदाद में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ना ही मौसी इनके हिस्से में हिस्सा लेने आएगी। तो काहे का बैर? बैर का कारण ही पैसा होता है। खैर हमें क्या। जिस दिन इन पिद्दियों ने अपनी मौसी से पैसे मांग लिए ना, उस दिन ना आएगी मौसी की हकीकत सामने। तू इन लोगों के पीछे अपना दिमाग मत लगा, तो अपना काम कर। मैं भी ज़रा तेरी मौसी से बात कर लेती हूँ। सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुकी है बेचारी। संतोष के आने से सीता के साथ साथ उसके बच्चे भी बड़े खुश थे और इसी खुशी में आज बने थे पुलाव, पानी की सब्जी, दम आलू और फुलके। अब डाइनिंग टेबल तो एक ही था ना। विमला भी सभी के साथ आकर बैठने में देर नहीं करती। अरे दीदी कैसी हैं आप? मैं आपके कमरे में ही आने वाली थी। अब आप मेरी बहन की जेठानी है तो मेरी भी जेठानी हुई ना। सही बात है संतोष, पर यह बात तू थोड़ी देर पहले कहती ना तो अच्छा लगता। तुझे आए तो 2 घंटे के ऊपर हो गए। अपने कमरे में ही बैठी थी मैं, आकर ले लेती आशीर्वाद। या देवरानी जेठानी के मैटर में अब मायके वालों को भी घुसाया जा रहा है। अरे नहीं नहीं दीदी, किसके घर में जेठानी देवरानी में प्रॉब्लम नहीं होती, वो बात है ही नहीं। मुझे लगा आप घर पर नहीं है, वरना अपनी बहन के पहले मैं आपसे मिलती। अरे सीता, दीदी को रोटी तो परोस। अब जानती तो ये तीनों ही थी कि ये क्या नाटक चल रहा है, पर कहते हैं ना, मायके वालों को बहन बेटियों के ससुराल वालों के सामने ज़रा शर्म रखनी ही पड़ती है। विमला के जाती ही पूनम से रुका नहीं जाता। वो अपनी मौसी से कहती है, ये क्या बात हुई मौसी जी? अब ताई जी की साइड क्यों लेने लगी? उल्टा आपको उन्हें 2 बातें सुनानी चाहिए थी। ये तो बच्ची है सीता, पर तुझे तो समझदारी रखनी होगी ना। अब देखो, जो भी है वो है तो तेरी जेठानी। मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए आई हूँ। आगे तुझे तेरी जेठानी के साथ रहना है तो बेकार में ही क्यों तेरी जेठानी से अपने संबंध खराब करूँ। अब ये जेठानी पुराण बंद करो मम्मा। हो गया, एंजॉय करने आए कि इन्हीं बातों को डिस्कस करने। और आप भी ना मौसी बेकार में टेंशन पालना बंद कर दो। रात में चलते हैं सभी मूवी देखने और पार्टी होगी मेरी तरफ से। और रात को दोनों परिवार मिलकर मूवी देखने निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट से लेकर मूवी तक का खर्चा सीता बसंत से ही करवाती है। मेरी जेठानी का बेटा इनडायरेक्टली ज़रूर तुमसे पूछना चाहेगा कि हम कहाँ गए थे, क्या खर्चा हुआ। तो बस कहना मंदिर गए थे और मंदिर में लंबी लाइन थी, उसी में देर हो गई। हैं? इतना करती है क्या ताई जी? और नहीं तो क्या बेटा, जानता नहीं है तू इन लोगों को। इन्हें लगेगा भाई सीता ने इतना खर्च करा दिया, ज़रूर भाई साहब की कमाई अच्छी रही होगी। और नज़र के ना बड़े ख़राब लोग हैं ये बेटा। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। भाई मेरी सैलरी ले लो। एक बार बस ताई जी को पता चल गया था कि मैं कितना कमाता हूँ। महीना भर नहीं हुआ कि मेरा डिमोशन हो गया। इसलिए मैंने तो पैसों की बात घर पर करनी छोड़ ही दी है। यहाँ सीता संतोष के आने के बाद हवा में थी, तो वहाँ विमला से भी रहा नहीं जाता और वो भी अपनी बहन को बुला लेती है। सब ठीक तो है विमला? तूने इतनी हड़बड़ी में मुझे बुलाया? अरे तो क्या करती दीदी, ये नाग नागिन और इनके सपोले ऐसे उछल उछल कर अपनी मौसी और उनके बच्चों के साथ एंजॉय करके हमें दिखा रहे थे। ऐसे में मेरे विक्रम को तो बुरा लगना लाजमी था, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। गलत क्या किया मैंने? ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन नहीं है जो हमें दिखाकर इतरा रहे थे। ये तो संस्कार दिए सीता ने अपने बच्चों को। मेरा देवर ऐसा नहीं है।
पर ये देवरानी ना उल्टी खोपड़ी की आ गई और दोनों भाइयों में बैर करवा दिया, वरना हमारे घर में खाने पीने को लेकर कभी कलेश था ही नहीं। बहुत अच्छा किया तूने मुझे बुला लिया विमला। माँ बाप के जाने के बाद तो मायका बहनों से ही होता है। और नहीं तो क्या दीदी, मेरी तो अब जो है आप ही हैं। मैं भी बनाती हूँ अच्छा अच्छा खाना, इन्हें भी तो दिखनी चाहिए ना हमारे ठाठ। मिलकर खाएंगे सभी लोग, क्यों विक्रम? अरे नॉर्मल दाल चावल बना ले, क्यों करनी है मेहनत? मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूँ। अरे दीदी, कुछ चीज़ें दिखावे पे भी करनी पड़ती है, क्या बताऊँ। जब से संतोष आई है इन लोगों के घर में पंतवे बन रहे। अपने पति के लिए कभी इतनी वैरायटी नहीं बनाई होगी सीता ने जितनी संतोष के लिए बनाई। रातों रात पर्दा, चद्दर, क्रॉकरी आइटम सारे के सारे नए आ गए। मुझे तो भनक तक नहीं लगने दी इन लोगों ने। जब राशन बिजली के बिल में आधा पैसा देने की बात आती है ना, तब ये सीता कहती है, भाभी जी मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे तो अब कैसे हो रहे खर्चे? बड़े दोगले लोग हैं ये लोग। अरे क्या करेगी विमला, किसी किसी को ना रोने की ही आदत होती है। भगवान कितना भी दे दे उनका रोना छुटता नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है करती है ना, देखना एक दिन सच में वही अवस्था आ जाएगी इसकी। तो ये थी विमला और सीता और उनके बच्चों की स्टोरी, जिनके लिए पापा के साइड के लोग, उनके बच्चे सभी बुरे थे, पर मम्मी की साइड के रिश्तेदार और उनके बच्चे अच्छे थे। और यही सोच अक्सर चलती है आम परिवारों में। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रोज़ की तरह सीता और विमला रसोई में खाना बना रही थी। अब बहनें तो अपना परिवार छोड़ छाड़ कर आई थी तो कितने ही दिन रुक जाती। विमला और सीता दोनों की ही बहनें 2-3 दिन बाद वापस लौट जाती है। ये करछी कहाँ चली गई? आपने देखी है क्या भाभी? अरे मुझे क्या पता, मैं तेरी चीज़ें छूती कहाँ हूँ। भले उन पर धूली क्यों ना बैठ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। अब सुबह से तो रसोई में आप ही है ना, तो आपसे ही पूछूंगी ना। ऐसा तो ना मेरा सर अचानक भारी क्यों लग रहा है? क्या हुआ तुझे? मुझे सुनाते सुनाते तू रुक कैसे गई? भाभी मेरा सर चकरा रहा है। क्या? अरे चूल्हे की ओर हाथ क्यों कर रही है? विमला फौरन भागती हुई सबसे पहले गैस की नॉब बंद करती है और फिर सीता को हॉल में ले जाती है। कैसा लग रहा है सीता, लेटेगी क्या? पता नहीं भाभी, अभी तो ठीक थी, अचानक सर घूम गया और अभी भी घूम ही रहा है। बहुत बेचैनी सी लग रही है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? अरे शुरू से ही दिल की कमज़ोर है तू, ऐसे ही हो जाता है क्या? कुछ नहीं हुआ है। कल चली गई थी ना लाल लिपस्टिक लगाकर बाहर, तो लगा दी होगी पड़ोसियों ने नज़र। तू जानती नहीं है क्या इन लोगों को? जिनको देख ले उनकी दुनिया खराब हो जाती है। तो रुक, मैं अभी नज़र उतार देती हूँ तेरी, तू ठीक हो जाएगी। विमला अपने हिसाब से अपनी देवरानी की नज़र भी उतार देती है, पर उसे ठीक महसूस नहीं होता। भाभी बच्चों को बुला दीजिए ना। विमला सीता के दोनों बच्चों को कॉल करती है, पर पूनम तो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी और विकास था ऑफिस में। अब ताई फ़ोन करे तो दोनों में से कोई क्यों ही फ़ोन उठाता, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो मौसियों के और मामाओं के कॉल होते हैं ना, ताई का थोड़ी ना। फिर विमला लगाती है विक्रम को कॉल और विक्रम अपनी ताई को लेकर आ जाता है अस्पताल। अब टेंशन मत लीजिए चाची जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने चाचा जी को कॉल कर दिया है और पूनम और विकास भी आते ही होंगे। भागता हुआ विकास पूनम के साथ अस्पताल के कैबिन में आता है। अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गई मम्मी तुम्हारी? अब ठीक हूँ बेटा, वो बीपी ज़रा लो हो गया था, पर मुझे तो ऐसा लगा कि बस आखिरी वक्त है। मैंने तो तेरी ताई को कह दिया था कि भाभी जी अब दोनों बच्चों को आप ही को संभालना है, और तुम दोनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? घर में एक विक्रम ही है जो वक्त पर फ़ोन उठा लेता है। अगर आज उसने भी फ़ोन ना उठाया होता तो पता नहीं क्या होता। फिर तुम दोनों का पालन पोषण तुम्हारी ताई ही करती। ना ना सीता, ऐसा मत बोल। तेरी माँ ने तो फट से तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, पर मैंने कह दिया कि नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुझ पर ही रहे तो अच्छा है और तू ही दोनों का ख्याल रखेगी। पूरे रास्ते घबरा रही थी तेरी माँ। फिर अस्पताल आई तो डॉक्टर ने बताया कि वही हमेशा की प्रॉब्लम, बीपी लो है और कोई बात नहीं है। आपको अपने फ़ोन से फ़ोन करना चाहिए था ना मम्मी, मुझे लगा कि तुझे लगा कि ताई फ़ोन कर रही है तो क्यों ही उठाया जाए। यही सोच बेटा, किसी दिन प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। अच्छा ठीक है भाभी, रफा दफा कीजिए बात को, ज़रा 19-20 हुई है तबीयत में, बेकार में सब घबरा गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अच्छा है कि आप दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं जो जेठानी देवरानी को अस्पताल ले आई, वरना अगर इन्हें समय पर नहीं लाया जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए अड़ोसी पड़ोसी और पति की तरफ के रिश्तेदार वालों से संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त पर वही काम आते हैं, क्योंकि वही तो पास में होते हैं। मायके वाले जब तक आएंगे, कब तक पहुंचेंगे, तब तक अक्सर देर हो जाती है। अब मायके वाले पास रहते हो तो बात अलग है। पर मायके वालों से संबंध बिगड़ते ही किसका है नर्स मैडम?
संबंध तो एक ही साथ रह रहा है, घर वालों से ही बिगड़ते हैं, जो बुरे वक्त के साथी भी होते हैं। और अनजाने में नर्स की कही बात सभी की आंखें खोल देती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बाप दादाओं के समय से चल रही लड़ाई को बेकार में इतने दिनों तक खींचते रहना सही नहीं होता। अब घर में 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। विमला और सीता की लड़ाई में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मनभेद जरूर कम हो जाते हैं।